हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, अभी पिछले 3-4 दिन से ना गोवा में बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, जिसकी वजह से रात को ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। तो अभी दोपहर का टाइम था, वो लोग टॉनी जेरी को लेके गए हैं घुमाने, तो मुझे कुछ वीडियो बनाने थे क्योंकि साथ में भी रिजॉर्ट खाली है, कोई शोर नहीं आ रहा है, तो मैं कहा ये बहुत अच्छा टाइम है। तभी देखा तो बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो मैंने कहा इसका मैंने नॉइज़ डिटेक्शन ऑन किया हुआ है ताकि हवा का शोर कम आए। फिर भी देखते हैं कैसा बनता है वीडियो। तो आज का वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, उनको मतलब उनके मन में ना कुछ दुविधा थी मेरे एक सोच को लेके। जैसा मैंने हमेशा बताया कि भी मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हूँ, मैं पढ़ाई और स्कूलों के खिलाफ हूँ। तो क्या होता है, किसी भी बात को समझने का ना कई नज़रिए होते हैं। आप ये इसका मतलब खिलाफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्कूल बंद कर दो या सब बेकार की बात है। जो मैं आपको जो बात मैं बोल रहा हूँ या मैं ये फ़ोन चला रहा हूँ या मैं अपना नाम लिख पा रहा हूँ, तो ये स्कूल की वजह से लिख पा रहा हूँ। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं स्कूल के खिलाफ हूँ या एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल यूजलेस है। अगर हम ये कहें कि छोटा मोटा हिसाब किताब करना, भाषाओं का आदान प्रदान करना, लिखना, दूसरे का लिखा हुआ पढ़ना, अपने जैसे अपने उम्र के बच्चों के बीच में रहना, तो वहाँ तक स्कूल का ठीक है। इससे ज़्यादा स्कूल का कोई रोल नहीं है। पर अगर स्कूल फ़ायदा ना पहुँचाता पर नुकसान भी नहीं करता, तो मैं शायद इसके सिस्टम के खिलाफ नहीं होता। पर एक लेवल के बाद अगर आप ध्यान से रैशनल होकर के सोचोगे, एक कागज़ पर अगर आप पॉइंट लिखोगे स्कूल के फ़ायदे और स्कूल के नुकसान, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक लेवल के बाद जा कर के स्कूल हमारे दिमाग को करप्ट करने की कोशिश करता है, भ्रष्ट बनाता है, गुलाम बनाता है, गुलाम बनने की ट्रेनिंग देता है। क्योंकि बनाया तो मैकॉले ने सिस्टम ऐसा ही था ना, जो थॉमस विविंगटन मैकॉले ने जब ये इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया अंग्रेजों के कहने पे, तो उसका मकसद यही था कि बेसिक एजुकेशन आ जाए और बाकी इनकी प्रवृत्ति जो है वो गुलामों वाली रहे, ये तार्किक ना बन सके। तो इसीलिए एक ही किताब के अंदर कहानी दे दी, उसी कहानी से जुड़े हुए आपको कहा कहानी सुन लो, रट लो, पढ़ लो, लिख लो। फिर 6 महीने बाद हम एग्जाम में उसी में से सवाल पूछेंगे, जो उसमें आपने पढ़ा होगा उस सवाल का उसका जवाब दे देना। तो ये तो एक तरह का मेमोरी टेस्ट हो गया ना, इसमें कोई रैशनल तो है नहीं। तो ऐसे करते करते में बच्चों को हमें पता ही नहीं लगता, बच्चों की कंडीशनिंग हो जाती है सवाल ना करने की। रैशनल जो होते हैं तार्किक, उनके वो तार्किक होने की जो क्षमता जो हम कुदरती तौर पे लेकर के पैदा हुए, वो काफी हद तक खत्म हो जाती है। हम हक की बात करते हैं, हम कर्तव्य की बात नहीं करते। पढ़ा लिखा व्यक्ति आप देखना, वो फंडामेंटल राइट्स की बात करेगा, फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं करेगा। मेरे मौलिक अधिकार ये है, कानून मुझे ये हक देता है। कानून ने आपकी क्या कर्तव्य लिखे हैं, आप सब पढ़ो ना संविधान में जाके। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर्तव्य की बात नहीं करता है, केवल हक की बात करता है। अब आती है सवाल जो जिसके बारे में मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था, कि कई लोग बोलते हैं कि बॉस आपकी बात कुछ हद तक सही हो सकती है, पर अगर सोचो कि अगर स्कूल ना हो, ये ना हो, तो डॉक्टर कैसे बनेंगे, इंजीनियर कैसे बनेंगे। तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि बॉस, मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि आपका बच्चा किस तरह का है, उसकी क्या एक्टिविटीज है। वो शरारती है, शरारती का मतलब क्या होता है, वो एनर्जेटिक है, उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है ना। अब वो ऐसे एनर्जेटिक ऊर्जावान को आप फिलोसफर या राइटर या आप डॉक्टर की फील्ड में नहीं डालोगे। कहाँ डालोगे जब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। वो स्पोर्ट्स में जाएगा, वो आर्मी में, इस तरह की में मतलब हम पहचान लेते हैं हमारे बच्चे की बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका झुकाव किस तरफ है, ये हम बहुत पहले पहचान लेते हैं। उसके बावजूद हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वहाँ पर जा करके फिर स्कूल में हम उसके 15 साल बर्बाद करने के बाद हम फिर उससे पूछते हैं कि बता अब तू क्या करना चाहता है जीवन में। तो तब तक उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी होती है कि उसको वही 3-4 चीजें नजर आती है। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा, यही 5-7 चीजें, मैं आर्मी में जाऊंगा, यही सब चीजें उसको पता होती है। क्योंकि आसपास की पूरी भीड़ वैसा ही सोच रही होती है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा नुकसान है। बच्चों को लगने लग जाता है कि जो उनका सपना है वो उनका है, जबकि वो उनका सपना नहीं होता है, वो भीड़ का सपना होता है। बचे कुछ बच्चों पर कुछ माँ बाप अपने सपने थोप देते हैं, मेरा बेटा तो ये बनेगा, मेरा बच्चा तो वो बनेगा। हमने नहीं किया वो तुम करोगे। भाई जो तुमने नहीं किया, तुमने तो फ्री में जी लिया, जिंदगी फ्री अंदाज में जी ली। अपने बच्चों को क्यों गुलामों वाली जिंदगी जी रहे हो। उसको जो बनना होगा वो बनेगा।
स्कूल का सबसे बड़ा एक और ड्रॉबैक क्या है कि जो न्यूनतमवादी के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए, न्यूनतमवादी बोलते हैं मिनिमालिस्टिक, मिनिमालिस्ट मतलब न्यूनतमवाद, मिनिमालिज्म, मिनिमालिज्म मतलब न्यूनतमवाद, मिनिमालिस्टिक मतलब न्यूनतमवादी। इसके ऊपर जो मैंने 2 वीडियो बनाए, मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये बात तो बच्चों को 5th या 6th स्टैंडर्ड से सिखानी बहुत जरूरी थी, पर हम स्कूल में सिखा रहे हैं कंपटीशन, कंपैरिजन, तुलना करना। तुलना करते करते में हम भूल जाते हैं कि हमने जिस बच्चे को जो तुलना करनी सिखाई है फिर वो अपने सगे भाई से तुलना करता है, फिर वो अपने बहन बहन से तुलना करती है। हम भूल जाते हैं कि जो तुलना की आग, जो कंपैरिजन की आग हमने उसके अंदर लगाई है कि वो दुनिया में कंपैरिजन और कंपटीशन में आ करके ग्रोथ हासिल करेगा। हम भूल जाते हैं कि वो आग उसके अपने घर में भी तो लगेगी, फिर वो तुलना आपस में भी तो करेंगे। तो और हम वहां पर समर्पण भाव सिखा ही नहीं रहे हैं, हम तो वहां कंपटीशन दिखा रहे। कंपटीशन और समर्पण भाव साथ में आ ही नहीं सकता। हम वहां पर सिर्फ जीतना और लड़ना सिखा रहे हैं, हारना सिखा रहे हैं, हार को सेलिब्रेट करना सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं। तो न्यूनतमवादी जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर बच्चों को ये पढ़ाई जाए बचपन से, भले स्कूल में ना सिखाओ, नहीं सिखा रहे स्कूल वाले, तो टीचर खुद गुलाम है जो बेचारे एक सिलेबस से बाहर जाके पढ़ा नहीं सकते। वो जानते, मेरी बहुत सारे टीचर से बात हुई, कहते हमारी मजबूरी है कि हमें जो लिखा है उससे अगर आउट ऑफ सिलेबस चले गए तो माँ बाप कंप्लेंट कर देते प्रिंसिपल को, या हमें स्कूल डांट देता है। उनकी तो वो तो खुद जो, अब जो एक गुलाम दूसरे को आजाद जिंदगी जीना कैसे सिखाएगा, आप खुद सोचो। जो टीचर खुद गुलाम है वो दूसरे को आजाद जिंदगी कैसे सिखाएगा जीना। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एजुकेशन 10 लोग बैठ करके एक एजुकेशन सिस्टम डिजाइन कर देते हैं और वो अपने आप को कलवंत बनते हैं और बोलते करोड़ों बच्चे वही पढ़ेंगे। कौन हो तुम? सरकारें आती हैं, अपने अपने नेताओं को हीरो बना देती हैं और बच्चा पढ़ने लग जाता है। ऐसा सिस्टम है कि केंद्रीय विद्यालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल है पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं, वो कन्याकुमारी दिल्ली के बच्चे को भी ये पढ़ाता है कि हिमालय पर्वत हमारे उत्तर में है, और लेह और लद्दाख में भी अगर कोई केंद्रीय विद्यालय होगा तो वहां पर भी आप यही पढ़ाते हो कि हिमालय पर्वत हमारे उत्तर में। ऐसा क्यों? क्योंकि किताबें 10 लोगों ने बैठ के डिजाइन कर ली और वही डिजाइन, वो तो रूल है जी, सब जगह एक ही चलेगा। अब लद्दाख में रहने वाला भी बच्चा यही पढ़ेगा कि हिमालय पर्वत हमारे उत्तर में है। फिर एक सवाल आप लोगों के मन में आएगा कि भाई अगर इतना ही रोष है तो आप क्या कर रहे हो, आप खुद क्यों अपने बच्चों को भेज रहे हो? तो मैं आपको बताऊं, मैंने डिसाइड किया कि भी मेरे बच्चे 8th क्लास तक जाएंगे, क्योंकि 8th क्लास तक स्कूल जाना में वो बेसिक जरूरत सारी सीख लेंगे, हिसाब किताब करना, एक भाषा का आदान प्रदान करना, ये सब चीज़ें। और अपने जैसे बच्चों के बीच में 8th क्लास के बाद में स्कूल डैमेज करना शुरू करता है। ये 8th क्लास कोई थंब रूल नहीं है। जिसका बच्चा बहुत फास्ट है वो 1-2 साल पहले भी ये बात सोच सकता है। कुछ बच्चे थोड़े से स्लो होते हैं, वो 1-2 साल ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो क्योंकि बीच में कोविड आ गया, 2 साल घर में निकले, तो शोना का एडमिशन स्कूल वालों ने बुला के सामने से खुद कर दिया बिना टीसी के। तो मैंने जैसे बताया था कि भाई सेंट थॉमस स्कूल जहाँ पे हमने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया था नर्सरी क्लास से, और हमने उनको 5,000 रुपये पर मंथ दोनों बच्चों की फीस भरी है, बस अलग से, मतलब 5-6 हज़ार रुपये टोटल बैठता था बस मिला के। और उसके बाद उन्होंने 70,000 रुपये हमारे ऊपर निकाल दिया ड्यूज कोविड के दौरान, कि आप ये ऑनलाइन क्लासेस का ड्यूज है, ये दोगे तो आपको टीसी मिलेगा। तो मैंने कहा वो टीसी ना वो अपने माथे पे चिपका लेना, भाड़ में जाए स्कूल और भाड़ में जाए तुम्हारा टीसी, ये कह के मैं वहाँ से उनको मना कर दिया। हमने पहले उनसे कन्वर्सेशन करा कि दे दो टीसी यार, कल को बच्चे को कहीं पे ओपन पढ़ा लेंगे, कहीं और पढ़ा लेंगे। तो उन्होंने टीसी नहीं दिया। मैं कई स्कूलों में गया, मैंने उनको स्कूलों में बोला कि मेरा, छोटे स्कूल जो होते गली मोहल्ले में खुलते हैं, मैंने उनको बोला कि मेरा बच्चा ना स्कूल नहीं आएगा, आप एडमिशन कर दो ऑन रिकॉर्ड, फीस वगैरह मैं भरता रहूंगा, पर बच्चा स्कूल नहीं आएगा। वो कह रहे ये क्या चीज़ है? तो मैं तकरीबन 6 या 7 स्कूलों में गया, जो छोटे छोटे मोहल्लों में प्राइवेट स्कूल बन जाते हैं, रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त स्कूल जो होते हैं। उनमें से एक स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरी तारीफ करी थी। उसने कहा था कि यार आपकी सोच बहुत सही है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे स्कूल में हफ्ते 10 दिन महीने में जब भी आपके पास टाइम हो आके बच्चों को एक क्लास लो, मतलब आधा 1 घंटा जो भी आपको लगे। तो मिलते हैं लोग ऐसे, पर बहुत कम मिलते, मतलब 6-7 स्कूलों में गया तो एक स्कूल वाले ने समझा, बाकी सबने बोला पागल हो गया। ठीक है।
तो मैं अब अपने बच्चों की भरपाई क्या करता हूँ, होम स्कूलिंग करवा के, जैसे चाय पे चर्चा। वो मैं पढ़ाई के खिलाफ हूँ दोस्तों, शिक्षा के खिलाफ नहीं हूँ। शिक्षा का मतलब होता है सीखना, कुछ भी अच्छी चीज को ऑब्जर्व करना। शिक्षा बुरी चीजों से भी ली जा सकती है, बुरी चीजों से ली गई शिक्षा अच्छी होती है, क्योंकि चीज बुरी है पर आपने से शिक्षा ली गई, यार ये बुरी चीज है, इसको नहीं करना है, या ये आदमी का ये हाल बुरा है, इसने कुछ गलत किया है तो हमें वो गलत नहीं करना, तो शिक्षा तो अच्छी हुई। पढ़ाई के खिलाफ हूं, क्योंकि पढ़ाई कौन सी पढ़ाई जो स्कूलों में बेची जा रही है, बेचते हैं, डिजाइन करते हैं, और एक स्ट्रक्चर से बाहर जाके आप नहीं पढ़ा सकते। आप जानते हो कि ये गलत है, फिर भी टीचर नहीं जा सकता। इसलिए मैं टीचर को बहुत बड़ा दोषी मानता हूँ, क्योंकि वो जैसे एक मूर्तिकार अगर मूर्ति गलत बना दे तो मूर्ति खराब बन जाती है। एक टीचर एक बच्चे की जिंदगी बना रहा है और वो जिंदगी खराब बन जाती है। इसीलिए तो बच्चे रेड लाइट जंप करते हैं। हम क्राइम, जितने भी क्राइम होते हैं पढ़े लिखे लोग करते हैं, छोटे क्राइम बड़े क्राइम, क्या टीचर नहीं सुधार पाए ना? क्योंकि टीचर को अपनी फीस से मतलब था। फिर प्राइवेट स्कूल, हिंदुस्तान में तो शिक्षा का, पढ़ाई का तो इतना धज्जियां उड़ा दी है। सरकारी स्कूलों को जानबूझ के डैमेज किया गया, क्योंकि कॉर्पोरेट प्राइवेट स्कूल में घुस गया था। आप सोचो कि एक स्कूल ने, जो कि क्रिश्चियन स्कूल था, सेंट थॉमस स्कूल, जिसमें मेरे बच्चे पढ़ते थे, उन्होंने 70,000 रुपए के लिए टीसी नहीं दिया। हमने कहा आपके लिए सिर्फ पेपर है, आप दे दो हमें, मतलब हमारे पास नहीं है पैसे देने को। उन्होंने नहीं दिया। जब गोवा में स्कूल को मालूम पड़ा, क्योंकि पहल का टीसी, बिना टीसी के एडमिशन हो गया था, तो उसकी वजह से हमने गोवा में भी एडमिशन करा लिया। मतलब पहल का सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि 8th क्लास तक बिना टीसी के एडमिशन हो जाता है केंद्रीय विद्यालय में। तो पहल का हो गया था, शोना का भी हो गया, पर शोना का गोवा में हुआ था, तो केंद्रीय विद्यालय वालों ने बोला कि हमें टीसी चाहिए। मैंने कहा पर ये आपकी वेबसाइट पर ये गाइडलाइन है और मेरी एक बेटी का एडमिशन हुआ। कह रहे हमें नहीं मालूम, हो गया होगा पर हमें चाहिए। मतलब एक ही देश, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल, एक बच्चे के लिए टीसी के बिना एडमिशन कर दिया और एक बच्चे का टीसी मांगा उन्होंने। तो हमें फिर मजबूरन बैम्बोलिम से वो हमने वहां पे नहीं भेजा। तो जब पहल का टीसी के बगैर एडमिशन हो गया, पर जब हमने वहां से नाम कटवाया तो उन्होंने हमें टीसी दे दिया, और वो टीसी के बिहाफ पे यहाँ पर कीर्ति विद्यालय में एडमिशन हो गया पहल का। जब उनको ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बेटी के लिए फाइट लड़ेंगे, और उन्होंने, देखो, एक गवर्नमेंट स्कूल ने सेंट थॉमस स्कूल के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, और यहाँ के गोवा के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वहां पर कई मेल वगैरह भेजी। टीसी तो नहीं दिया, पर उस कन्वर्सेशन के बिहाफ पे उन्होंने कहा कि हम आपकी बेटी का एडमिशन कर रहे हैं ताकि उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य खराब ना हो। उनको ऐसा लगा कि पढ़ाई मतलब भविष्य। तो देखो, जहां पे कॉर्पोरेट नहीं है वहां पर अभी भी संवेदनशीलता है। जहां पर कॉर्पोरेट है, जिन्होंने हमसे लाखों रुपया फीस ली, एक टीसी नहीं दिया उन्होंने, एक A4 साइज का कागज नहीं दिया। अभी एक छोटा सा किस्सा और बताता हूँ कि अब सिर्फ 2-3 महीने जाना है स्कूल, क्योंकि फिर एग्जाम हो जाएंगे और 10th तक स्कूल है। उसके बाद शोना अभी नहीं पढ़ने को चाह रही है, और मैं तो ऑलरेडी नहीं चाहता हूँ। तो मैंने उसको बोला तेरी चॉइस है, अगर तू कहेगी तो जहां तक पढ़ना पढ़ो, मैं पढ़ा सकता हूँ, पर पढ़ाई से तुम भ्रष्ट होगे और कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम्हारे अंदर अगर वो वाली क्वालिटी होती कि तुम्हें डॉक्टर बनना है या कोई पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसके लिए तो ठीक है, पर वो नहीं है, ना उनकी इच्छा है, ना उनकी वो सोच है, ना हमारे घर का माहौल ऐसा है कि बच्चे उस फील्ड में जाए। जो जाएंगे, वो जिसको घुड़सवारी करनी है उसी को तो आप घुड़सवारी सिखाओगे, या सबको घोड़े पे चढ़ना सिखा दोगे? तो किस्सा ये था कि स्कूल ने बोला कि अब सब बच्चे ब्लैक शूज में आएंगे, कपड़े के जो जूते नहीं होते। तो हमने पहल को दिला दिए, शोना को हमने कहा 2 महीने के लिए अब क्या तू जूते लेगी, फिर तूने पढ़ना तो है नहीं, या मान लो अगर बाई चांस पढ़ना भी है तो किसी और जगह जाओगे तो वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा उनको बोल रहे हैं कि 2 महीने के लिए आप क्यों खर्चा करवा रहे हो। तो क्लास में सब बच्चों ने ले लिए। मैंने इसको बोला नहीं लेने तूने, जब तक कि वो तेरे को घर ना भेज दे कि आज जाओ, आज आप जूते नहीं पहन के, तब तक मैं जूते नहीं दिलाऊंगा। क्योंकि ये मेरी शिक्षा देने का उसका तरीका था, मतलब मैं उसको शिक्षा ये दिलवा रहा था कि प्रेशर कैसे झेलना है। मैंने कहा टेंशन मत ले, अपने पास पैसे हैं, 2 घंटे में जूते खरीद के दे दूंगा, पर जब तक तुम सहन कर सकते हो तब तक देखो। तो सब बच्चों ने जूते ले लिए, इसने नहीं लिए। शायद किसी टीचर को लगा हो कि पता नहीं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से जूते नहीं लिए। तो आज शोना आई, कह रही मेरे, एक टीचर आई और टीचर ने बोला कि ये जूते हैं मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, नए जूते हैं, आप पहन के देखो आपको साइज आ रहा है। साइज आ गया था, 19-21 का फर्क था। और उसने कहा कि ठीक है ये जूते आप ले लो और पैसों की भी जरूरत नहीं। ये होता है एक छोटे स्कूल, छोटे गांव के स्कूल, छोटे शहर के स्कूल की सोच, उदारता आती है। मैं टीचर्स के खिलाफ हूँ, पर जब टीचर्स के खिलाफ होता हूँ तो इसका मतलब 100% नहीं होता। स्कूल के खिलाफ हूँ तो 100% नहीं, स्कूल का 20% हिस्सा आपके काम आता है। आज मेरे पास
100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मुझसे गोवा में मिलने मेरे घर आए, सब ज़्यादातर 99% वेल एजुकेटेड थे। सबका ये मानना है और कहना है कि जो उन्होंने स्कूल में पढ़ा 15 साल, 90% वो या 80 से 90% वो पढ़ाई उनके जीवन में आज जीवन जीने में काम नहीं आ रही है। मेरे अपने सारे दोस्त, जो भी रिश्तेदार थे, ये सब लोग आज जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनकी 80 से 90% पढ़ाई काम नहीं आ रही है, नहीं आ रहा है, रेखा गणित, अलजेब्रा नहीं आ रहा है उनके काम। हाँ, टोटल करना, जो बेसिक गणित होता है, जो भाषा का ट्रांसफर, अपना नाम लिखना, पढ़ना लिखना, वो सब तो 7th 8th क्लास तक ही आ जाता है। तो मैं पढ़ाई के खिलाफ हूँ, शिक्षा के खिलाफ नहीं हूँ। जिसको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना है उसको बनाओ। बच्चों को सपने उनके अपने होने चाहिए, उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए दूसरे का सपना अपना बना लिया उन्होंने और उनको लगता है ये उनका सपना है, फिर वो उसमें हासिल कर लेते हैं, फिर बोर होने लग जाते हैं, फिर वो जिंदगी भर इस सवाल के साथ जूझते रहते हैं कि यार यही तो हमने चाहा था और ये हमें मिल भी गया, फिर क्यों जीवन में रस नहीं है, फिर जीवन क्यों नीरस हो गया, फिर क्यों हम खुश नहीं है। क्योंकि उनको जो लग रहा था कि ये उनका सपना है, ये उनका नहीं था, ये सोसाइटी का, उनके परिवार का सपना था। जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को खिलौना चाहिए होता है तो उसको लगता है कि मुझे खिलौना मिल जाए तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। फिर वो खिलौना मिलता है, उसके बाद में उसको लगता है कि नहीं यार ये खिलौना नहीं है, अच्छा ये मेरे लिए नहीं है, पता नहीं मैं इसके पीछे क्यों दीवाना था। तो ऐसे ही मुझे लगा, कुछ इंस्टाग्राम पर कमेंट आए थे, कुछ शुभचिंतक थे जो मेरे बच्चों की चिंता कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना के डालूंगा। इसका मतलब ये थोड़ी पढ़ाई लिखाई की जो जरूरत है वो तो है ही है, पर हम 15 साल का वक्त ले लेते हैं एक बच्चे के को पहचानने के लिए कि वो कहाँ जाएगा, क्या बनना चाहता है। आज 4-5 ऑप्शन के अलावा बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता कि बनना क्या है उनको। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्मी में जाना है, सरकारी नौकरी करनी है। आधा हिंदुस्तान रोज रात को ये सपने देख के सोता है कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी करेगा, या वो जो बच्चा सोता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। ये हाल है। आते हैं बहुत सारे सब्सक्राइबर के फोन आते हैं बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से। उनका तो जिसे कहते हैं ना, लक्ष्य जीवन का सिर्फ सरकारी नौकरी पाना। क्या होगा उससे? कितने ऐसे सरकारी नौकरी वालों के मेरे से फोन पे बात हुई या मिलने आए हैं जो कह रहे कि सरकारी नौकरी तो लगी पर जीवन में कुछ है ही नहीं है बचा हुआ। इवन 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है, वो इसका क्रेडिट मुझे देते हैं कि आपके वीडियोस देख करके हमें मालूम पड़ा कि जीवन बहुत अमूल्य है और हम एक 2 कौड़ी की नौकरी, वो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसके पीछे अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। जीवन ना एक नहीं है कि सरकारी नौकरी जीवन है, या बहुत सारा पैसा कमाना जीवन है, या बहुत सारा पढ़ लिख करके टॉपर बनना जीवन है। इन सब की थोड़ी थोड़ी अनुपात को मिला करके जब ये 100% बनता है, 10% पढ़ाई है, 10% ये है, 10% वो हेल्थ है, 10% ये, ऐसे करके जब 100% कंप्लीट होता है, वो है जीवन। हम क्या है, एक फील्ड पैसा कमाने की तरफ ज्यादा फोकस देते हैं, या बच्चा पढ़ने की तरफ ज्यादा फोकस देता है। मैं अपने बच्चों को बोला है कि जब तक स्कूल जा रहे हो 40% से ऊपर नंबर मत लाना, बाकी का जो 60% एरिया बचेगा वो नेचर से मिलो, बच्चों से मिलो, देखो कितने भांति भांति के बच्चे आते हैं, होते हैं, सब्सक्राइबर आते हैं, कौन आदमी कैसा है, पेड़ पौधे कैसे हैं, ये बिल्ली, कुत्ते, मुर्गे, ये सांप बिच्छू, इनसे सीखो, सवाल करो, पत्ता हरा है तो हरा क्यों है, ये लाल क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हुआ, जो लाल है वो लाल क्यों है, सवाल करो। तो मतलब बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा हूं मैं उनको। अब आती है बात की फिर इससे सफलता क्या मिलेगी, तो सफलता की परिभाषा आप तय करो बॉस। अगर आप सफलता ये तय करते हो कि लाखों रुपया महीना, तो शायद आप मेरे बच्चों को असफल कह सकते हो। पर अगर आप ये तय करोगे यार सफलता का मतलब है खुश रहना, सुख से रहना, तो आप पाओगे कि मेरे बच्चे आने वाले जीवन में सफल हो जाएंगे। चलो, वीडियो लंबा हो गया होगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।